आप देख रहे हैं शब्दावली दर्पण न्यूज। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं पंडित साहित्य कुमार चंचल और आप देख रहे हैं शब्दावली दर्पण न्यूज का एक विशेष कार्यक्रम। दोस्तों, मित्रों, बंधुओं, प्यारे श्रोताओं, प्यारे दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम पिछले कुछ समय से कुछ इस तरह के मुद्दों पर चर्चा और परिचर्चा कर रहे हैं, कुछ समीक्षा कर रहे हैं, कुछ कार्यशालाएं कर रहे हैं जो आज हिंदी साहित्य के लिए या उर्दू साहित्य के लिए या किसी भी साहित्य के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। साहित्य के पतन को देखते हुए हमारा ये जतन है कि हम आगामी पीढ़ी को कुछ अच्छा दे सकें, अपना कवि धर्म निभा सकें, अपना साहित्यिक धर्म निभा सकें। उसी कड़ी में आज हमने बुलाया है दो ऐसे ही मेहमानों को, साहित्य मनीषियों को, जो कवि तो हैं ही, लेखक भी हैं, साहित्यकार हैं, सच्चे और मौलिक साहित्यकार हैं, जिन्हें कविता की शुचिता का गहराई से ज्ञान है। कविता की शुचिता मैंने कहा, आप समझ गए। आता हूं मुद्दे पर। दो मेहमानों से बुलवाता हूं। पहले मेहमान मेरे पास बैठे हैं, देवरिया के रहने वाले हैं, देवरिया उत्तर प्रदेश, फिलहाल लखनऊ में निवास करते हैं और आज सुबह ही लखनऊ मेल से वो हमारे आग्रह पर, हमारे आमंत्रण पर इस स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं। बहुत बहुत उनका शुक्रगुजार हूं, तहे दिल से उनका आभार प्रकट करता हूं, हृदय की गहराइयों से मैं वाकई उनका धन्यवाद करता हूं। ये हैं डॉक्टर रमाकांत, जिनको कहते हैं, पूरा नाम है डॉक्टर आचार्य रमाकांत। जी हां, डॉक्टर आचार्य रमाकांत जी 5 साल पहले सेवानिवृत्त हुए हैं केंद्रीय संगठन से, केंद्रीय विद्यालय से प्राचार्य के रूप में। साहित्यकार तो है ही और सोशल वर्क भी है, उनका बड़ा जबरदस्त सोशल वर्क है। आज भी 50 विद्यार्थियों को वो मुफ्त में शिक्षा दे रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा काम। आप 3 भाषाओं, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, इन पर तो आप, भाषाओं में तो आप परास्नातक हैं ही, एमए आपने किया ही है। साथ में लगभग 8-9 विषयों पर आपने, उनमें भी आपने परास्नातक किया है, यानी लगभग 3 भाषा ये और 8 ही, लगभग 1 दर्जन कह सकते हैं, लगभग 1 दर्जन विषयों पर परास्नातक की डिग्री आप हासिल कर चुके हैं। डिग्री ही नहीं, ज्ञान हासिल कर चुके हैं। और आज भी आपको धन्यवाद। शिक्षक होते हुए आप रिटायर हुए और आज भी अपने आप को आप विद्यार्थी ही मानते हैं, क्योंकि अभी भी आपका एक विषय से एमए चल रहा है। बड़े आश्चर्य की बात है, इतनी महान विभूति हमारे बीच में मौजूद है। आइए दूसरे शख्स से मिलते हैं, एक ऐसे विद्वजन से, साहित्य की दुनिया में पुस्तक लेखन में इतने अग्रसर, 8 किताबें जिनकी आ चुकी हैं, नाम ही काफी है, डॉक्टर राजपाल सिंह यादव। डॉक्टर राजपाल सिंह यादव, पेशे से आपने भी सेवानिवृत्ति ली है और आप वरिष्ठ मंडल प्रबंधक के पद से आप आए हैं और हमारे बीच में मौजूद हैं। द न्यू इंडिया इंश्योरेंस, इनका विभाग है, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस। उसके बाद इतनी व्यस्तताओं में 8 पुस्तकों का लिख देना, यह भी अपने आप में बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। यानी आपका हिंदी के प्रति इतना जुड़ाव, इतना लगाव, इतना समर्पण, ये वाकई तारीफ के योग्य है। चलिए, 4 पद्य 3 गद्य, 4 पद्य काव्य की किताबें और 3 गद्य और 1 शोध प्रबंध, यानी 8 पुस्तकें, 8 के ठाठ, जिनका करते हैं कई श्रोता पाठ।
ऐसे हैं हमारे डॉक्टर राजपाल सिंह यादव। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर राजपाल सिंह जी। मुद्दे पर आता हूं डॉक्टर साहब। जैसा कि आप देख रहे हैं, चर्चा करने के लिए हमें मजबूर होना पड़ा। हमारा मकसद नहीं किसी की आलोचना करना, क्योंकि हम समालोचक हैं, हम समीक्षक हैं जी। लेकिन आज ये चर्चा पर चर्चा का विषय इसलिए बन जाता है और इसलिए जरूरी बन जाता है, माहौल बहुत खराब हो चला है। आज का हमारा शीर्षक है कि आजकल कविता के साथ छल। दोनों डॉक्टर साहब, आचार्य जी और डॉक्टर साहब, आप आजकल कविता के साथ छल। पहला प्रश्न डॉक्टर यादव से कि हिंदी का जो पतन होता हुआ महसूस हो रहा है, आभास हो रहा है, क्या आपको भी हो रहा है? तथाकथित कवियों के साथ क्या इसके लिए आयोजक भी जिम्मेदार है? डॉक्टर राजपाल सिंह यादव, क्या कहना चाहेंगे? शायद जी, सबसे पहले तो मैं आपका आभार धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आपने शब्दावली दर्पण न्यूज चैनल में मुझे आमंत्रित किया है। स्वागत है। आप उत्तर प्रगति कर रहे हैं, मेरी ऐसी शुभकामनाएं। और अब आता हूँ मुद्दे पर। जी, स्वागत। आपने बड़ा समीचीन प्रश्न उठाया है कि हिंदी साहित्य का आजकल ह्रास हो रहा है। आलोचक पहले भी थे और आलोचक आज भी हैं। जी। पहले भी विदूषकों ने हिंदी को दूषित करने का प्रयास किया था, मध्यकाल में, आदिकाल में और आधुनिक काल में, तीनों कालों में मिले तो कहीं ना कहीं इसकी बाधा अवरोध आए हैं। लेकिन क्योंकि मैं राजभाषा अधिकारी रहा हूँ केंद्रीय कार्यालय में जी। तो मैंने पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक जो दौरा किया हिंदी की प्रगति को देखने के लिए जी। तो मैंने ये पाया जी। कि हिंदी किसी के बढ़ाने से नहीं बढ़ रही है। हिंदी की स्वीकार्यता लोगों में अपने आप आ रही है। जैसे हम तमिलनाडु की बात करें, जहाँ पर सबसे ज़्यादा विरोध हिंदी का होता है। रेलवे स्टेशनों पर बोर्ड पोते जाते हैं, पोस्ट ऑफिस पर बोर्ड पोते जाते हैं। तो लेकिन इसके बावजूद वहाँ ऐसी कोई बात नहीं है कि हिंदी का क्षरण यह हो रहा है या पतन हो रहा है, ऐसा नहीं है। आजकल जहाँ विरोध होता है वहीं वो चीज़ ज़्यादा बढ़ती है, ये आप मान के चीज लिए जी। रही बात हिंदी के आम बोलचाल की, तो आज से आप 20 साल पीछे की बात करेंगे और अब बात करेंगे तो क्योंकि कंप्यूटरीकृत कार्यालय ज़्यादातर हो गए हैं तो कार्यालय कामकाज में तो है थोड़ा कमी आई है, लेकिन आम बोलचाल में हिंदी लगातार उत्तर बढ़ रही है। जी। इसका बहुत ज़्यादा श्रेय अच्छे कवियों को और हिंदी सिनेमा को जा रहा है। जी। हिंदी सिनेमा के लोकप्रिय गाने आजकल तमिलनाडु में भी सुने जा रहे हैं, आजकल कश्मीर में भी सुने जा रहे हैं, आजकल त्रिपुरा में भी सुने जा रहे हैं, बड़े गौर से सुने जा रहे हैं। तो हिंदी बढ़ रही है साहित्य जी। हम और आपका उद्देश्य और हम और आपका लक्ष्य यही है। आप जिस नेक काम को लेके आगे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं जी। वो जब भी हिंदी का इतिहास लिखा जाएगा, ऐसी चीज़ों को रेखांकित किया जाएगा कि उस दौर में भी, उठापटक के दौर में भी कुछ लोगों ने हिंदी की गरिमा बनाए रखने के लिए भरसक प्रयत्न किया। आज भी रामधारी सिंह दिनकर ही हैं, मैत्रीशरण गुप्त ही हैं, और जो चुटवैया नेता भले ही कितने ही पैसे कमा लें हिंदी के नाम पर, कुछ भी एक तरह से एक जिसको कहते हैं उपहास की भाषा में कहें, उसके चुटकुलेबाजी कहें और या जो कहें, तो उससे हिंदी की महत्ता कम नहीं होती है। शब्द ब्रह्म होता है और शब्द की कभी महत्ता कम नहीं होती है, वो आगे बढ़ती जाती है। कुछ समय के लिए विलोप हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन शब्द अमर रहता है हमेशा। चलिए, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं डॉक्टर साहब, लेकिन मैं बाद में आऊंगा आपके पास। आपकी बात से मैं बात निकली है, लेकिन मैं आपसे बाद में बात करूंगा। मैं आचार्य जी से ये जानना चाहता हूं कि जो साहित्य का, अच्छे साहित्य का, केवल साहित्य का नहीं, अच्छे साहित्य का विलोपन,
क्या इससे आप सहमत हैं? ऐसे कार्यक्रमों का जो आजकल हो रहे हैं उसमें क्या अच्छा साहित्य देखने को मिल रहा है? मेरा कहने का मतलब वही है कि विलोपन हो रहा है। अगर विलोपन हो रहा है तो आज के साहित्य का समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? एक में ही 2 प्रश्न है आपके पास जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। आपको इस शब्दावली दर्पण न्यूज़ स्टूडियो में आमंत्रित करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और जो स्वागत। आप ये नेक काम लेके चल रहे हैं हिंदी साहित्य की शुचिता को बनाए रखने के लिए, या केवल हिंदी साहित्य की नहीं, साहित्य की शुचिता को बनाए रखने के लिए जो आपने ये बीड़ा उठाया है जी, ये तारीफ इसकी जितनी की जाए वो कम है। और आने वाले भविष्य में जब कभी भी हिंदी का इतिहास लिखा जाएगा तो मैं समझता हूँ कि इसका जगह स्वर्णाक्षरों में होगा ही होगा। इसके लिए आपके हृदय के उद्गार के लिए, आपकी भावनाओं के लिए मैं बहुत 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 रही आपको बात धन्यवाद सर देता हूं। अब साहित्य की बात, आपने जो कहा कि साहित्य की आज के कवियों में साहित्य की जो वो कमी दिखाई दे रही है, तो सर इसको पूरी तरह से तो ये नहीं कहा जा सकता कि उसमें कमी दिखाई दे रही है, लेकिन जैसा कवि सम्मेलनों में हुआ करता है, मैं एक छोटी सी एक चर्चा करना चाहूँगा कि कवि सम्मेलनों के मंच पर एक बार मैंने कहीं सुना है और प्रायः सभी जानते भी होंगे कि एक कवि जब अपनी कविता सुनाने जा रहे हैं अपने मंच पर, तो इस तरह के अभद्र भाषा का व्यवहार जो वो कर रहे हैं, मैं अभद्र भाषा इसलिए कह रहा हूँ कि अब हमारे समाज में हर वर्ग के लोग पढ़े लिखे हैं, वो समझ रहे हैं कि आदमी क्या कहना चाहता है, इसका उद्देश्य क्या है जी। तो अब वो समाज की एक छोटी सी घटना थी कि एक व्यक्ति है, उसकी एक लड़की है 36 साल की हो गई है, शादी के लिए जो है वो लड़का ढूंढने के लिए अपने एक मित्र से कहते हैं, जो तथाकथित बड़े सम्माननीय व्यक्ति हैं, उनसे कहते हैं। तो उन्होंने घुमा फिरा करके उनसे बात की और कहा कि अरे भाई, अगर ऐसा है कि 36 साल की लड़की है तो 37-38 साल का लड़का होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई मिल नहीं रहा है, तो क्या 18-18 साल के 2 चलेंगे? अब ये कवि सम्मेलनों में अगर इस तरह की बात आती है तो स्वाभाविक कहीं ना कहीं जो है ये किसी के हृदय को ठेस तो पहुंचाएगी ही पहुंचाएगी। स्तर बहुत निम्न हो गया और इसका स्तर जो है जितना भी कहा जाए, निम्न कहा जाए, वो निम्न से निम्नतर जाएगा। कवियों के मुंह से ये चीजें स्वाभाविक, चूंकि कवि जो है हो ही नहीं सकते, वो कभी हो ही नहीं सकते, वो समाज के सुधारक हैं जी। अगर कवियों की बात कही जाए तो मैं संस्कृत साहित्य की ओर ले चलना चाहूँगा आपको थोड़ी देर के लिए। उसमें बाण कवि और दंडी और भारवी सब जो है ये कवि इकट्ठा हुए और उन्होंने पूछना शुरू किया कि भाई इसमें बताओ कवि कौन है। लेकिन अब सब तो कवि थे, निर्णय कौन करे? बिल्कुल सही बात। आज सरस्वती का जो है वो हम लोग पूजा का दिन भी मना रहे हैं, बसंत पंचमी। बिल्कुल बिल्कुल। और बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसे समय पर ये परिचर्चा चल रही है। तो कवियों ने कहा, देखिए सबके अंदर ये था कि कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, कौन बड़ा है। आज का परिवेश होता तो लड़ जाते जैसी स्थिति है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। सबने बड़े इत्मीनान से विचार किया और कहा कि चलो सरस्वती से ही पूछ लेते हैं, मंदिर में चलो वहीं पूछ लेते हैं। तो वहां गए सभी लोग। अब उनके अंदर देखिए कितनी जो है भावना प्रबल थी। सरस्वती के मंदिर गए और वहां अपनी भावनाओं को व्यक्त किया कि बताओ माँ, हम लोगों में से असली में वास्तव में कवि कौन है। और वो मिट्टी की मूर्ति चाहे पत्थर की मूर्ति स्पष्ट रूप से बोल बैठी, कवि दंडी कवि दंडी कवि दंडी न संशया। और ये बात सामने आ गई कि सबके साथ, और सभी लोगों ने मान भी लिया। तो ये कवियों का भाव होना चाहिए, जो समाज को सुधारने का बीड़ा ले रखा है कवि, वो समाज, उनके तरह से समाज का सुधार होगा, देश का उत्थान होगा। तो ये तो मैं चाहूँगा सर कि जो साहित्य में ये ह्रास हो रहा है, ये कहीं ना कहीं जो है पठन पाठन की कमी है, खामियां हैं। वो मोबाइल पर चाहे यूट्यूब पर जो कुछ देख लेते हैं उसी को तोड़ जोड़ करके प्रकट कर देते हैं। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसका जो है थोड़ा सा विरोध होना चाहिए हम कवियों के मंच से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसके साथ पठन पाठन की जो बात है कि लोग हमारे जो साहित्य है उन साहित्य को पढ़ें और पढ़ करके जानें कि आखिरकार जो है हमारे साहित्य में जो दिया गया है, लिखा गया है,
सारे 18 पुराण और क्या क्या सब लिखने के बाद से जो है व्यास ने तो यही लिखा कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकारः पुण्याय पापाय परिपीडनम। 18 पुराणों का केवल संदेश 2 शब्दों में दे दिया, पाप और पुण्य के रूप में, कि परोपकारः पुण्याय, परोपकार करो भाई, ये पुण्य है सबसे बड़ा। पापाय परिपीडनम, अगर किसी को जो है पीड़ा पहुंचाते हो तो पाप कर रहे हो, पाप कर रहे हैं। और ये चीजें जो है उस समय के साहित्य में थी, जो हमारे सामने आज भी मौजूद है। हम पढ़ नहीं रहे हैं, उसको पढ़ नहीं रहे हैं, इधर उधर से मिला जुला करके कुछ अपनी बातें कर देते हैं। कभी आपकी कविता, उनकी कविता लिया और उसमें कुछ जोड़ दिया, तीनों को अपना कुछ नहीं लगाया, केवल जोड़ने का काम किया, जोड़ के प्रकट कर दिया। और इसको मंचों पर जो है बड़े उच्च स्वरों में सराहा भी जा रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं ये चाहूँगा भी, जो हमारे श्रोता हैं, जो सुन रहे हैं, हम लोगों को देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश भी करूँगा, प्रार्थना भी करूँगा कि ऐसी चीज़ों का कम से कम बहिष्कार किया जाए। बहुत खूब, बहुत खूब। ऐसे लोगों का बहिष्कार किया जाए। बात बहुत बड़ी कही है आपने और गहन बात की है। ये वाकई सोचने योग्य बात है, विचार करने योग्य बात है। आचार्य जी ने एक बात कही कि मंचों के माध्यम से कुछ लोग, प्रसिद्ध लोग भी ऐसी कुछ हरकतें कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में मैं डॉक्टर साहब आपके पास आता हूं। इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मंचों की माफिया। मेरा प्रश्न आप गौर से सुनिएगा कि मंचों की जो माफिया हैं, तथाकथित कवि, पता चल रहा है कि अपना काफिया लगाकर दूसरों की कविताएं मंचों के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से प्रस्तुतिकरण। जी बिल्कुल, अक्सर। इस बात से कितने सहमत हैं आप? धन्यवाद साहित्य जी। क्या ये हिंदी साहित्य के लिए अच्छा है, भविष्य के लिए? धन्यवाद जी, आपने बड़ा समीचीन प्रश्न किया है जी। और अच्छे बुरे की जहाँ तक बात है तो अच्छा तो हो ही नहीं सकता है जी, बिल्कुल। जहाँ मौलिक साहित्य लेकर नहीं है। एक्चुअली संस्कृत में एक श्लोक है, अस्मिन्नेव संसारे कविरेव प्रजापति यथा इसमें ये रोचते तथा ये विज्ञापते विश्वम। यानी कवि एक ब्रह्मा है, बिल्कुल। जैसा इसको विश्व को देखता है वैसा ही रचना करता है, रचता है वो। तो वो बात तब लागू होती है जब आप मौलिक रचना करते हो। आप नकल या पैरोडी करते हो तो आप कभी हो ही नहीं हो सकते। तो ऐसे लोगों को हम कभी रचनाकार कहाँ हुए फिर? रचनाकार कभी हो सकते हो, रचनाकार कभी भी नहीं हो सकते। कभी भी नहीं हो सकते, मतलब ही नहीं बनता। लेकिन रचनाकार जो कहा जाता है वो आपने ब्रह्मा से जोड़ा है, रचना जो की गई है, तो आप वो सृष्टि की रचना हुई है। यहाँ पर आप कविता की रचना करते हैं, तो रचनाकार तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है। ना कवि हो सकता है, ना रचनाकार हो सकता है जी। क्योंकि रचनाकार एक बड़ा बृहद और व्यापक शब्द है। रचनाकार में कवि भी आता है और लेखक भी आता है। बहुत सही बात कही आपने। कवि भी रचनाकार होता है और लेखक भी रचनाकार होता है। बिल्कुल। तो कभी जब आप नकल और पैरोडी करेंगे या उपहास बनाएंगे किसी चीज का, तो आप कवि हो सकते हैं, ना रचनाकार हो सकते हैं। दूसरी बात एक और है, एक और श्लोक है संस्कृत में, कबीर मनीषी प्रभु स्वयंभू। यानी कवि वही हो सकता है जो विद्वान हो, मतलब जिसमें शब्दों का ज्ञान ना हो। पर स्वयंभू जो प्रभु नहीं है, शब्दों का ज्ञान हो, वो कविता लिख ही नहीं सकता, नहीं लिख सकता। माँ प्रतिष्ठा तोम गमय शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनात् एकम अवधि काम मोहित। इस एक चोर और बहेलिये ने, एक आदमी ने क्रौंच पक्षी को जो मैथुन कार में संलग्न थे मार दिया था जी। तो सहसा फूट पड़े थे ना उसके जी। कि तुम तुम्हें प्रतिष्ठा मिलेगी, तुमने एक मिथुनात् एकम अवधि काम मोहित थे, जो काम मोहित जो पक्षी थे तुमने से एक को मार दिया, ठीक है ना। तो वो वही व्यक्ति, आपका पेशा कुछ भी रहा हो, लेकिन आपके अंदर जो संस्कार है, आपके अंदर जो शब्दों का भंडार है जी, तो वो उस पर हावी हो जाता है। धीरे धीरे के आपके अवगुण जो है पीछे रहते चले जाते हैं जी। तो कवि और या रचनाकार हो या साहित्यकार हो, उसकी सबसे बड़ी, सबसे पहली क्वालिटी ये होती है कि वो मौलिकता को बनाए रखे। जब हम नकल करने लगते हैं, जब हम पैरोडी करने लगते हैं, तो हम कोई कार नहीं है, हम बेकार हैं। हाँ। तो मैं तो यही कहूँगा
कि ये रचना की पहली शर्त है कि आपको शब्दों का भंडार, शब्दों का ज्ञान और मौलिकता होनी चाहिए। ये आपके रचना की पहली शर्त है। क्योंकि कविता किशोरी तभी रूठेगी आपसे जब आप उसके साथ छल करोगे जी। समझ रहे हो? देखो, दो बातें इसमें छिपी हुई हैं। प्रेमिका प्रेमी से कब रुष्ट होती है? जब छल करते हो। छल करते हो। कविता किशोरी भी आपसे तभी रूठेगी जब आप उसके साथ छल करोगे। वाह, बहुत अच्छी उपमा दे रहे हैं आप। हाँ? बहुत अच्छा। फिर आप जंगलों में भटकते रहिए, कविता आपके पल्ले नहीं पड़ेगी, एक शब्द भी नहीं फूटेगा। तो इसलिए आपको मौलिकता और आपको शुचिता बनाए रखना बहुत जरूरी है। शुचिता की जब बात आती है डॉक्टर साहब, बिल्कुल आप सही, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही है। और इसी पर आधारित, आपकी शुचिता पर आधारित ही मैं प्रश्न में ही एक छोटा सा प्रश्न है कि कविता की शुचिता, राष्ट्रीय कवि, अंतर्राष्ट्रीय कवि, स्वयंभू की आपने बात की, कुछ लोग अपना ही नामकरण खुद कर रहे हैं, स्वयंभू कर रहे हैं। स्वयंभू शब्द ही है जी उसके जी लिए जी जी कि खुद को राष्ट्रीय कवि कह रहे हैं, कोई और नहीं कह रहा है, अब अपने आप ही स्वयंभू। अंतर्राष्ट्रीय कवि कह रहे हैं, किसी भूले भटके एक देश में किसी के माध्यम से, किसी की चापलूसी माध्यम से, चाटकारिता के माध्यम से या जुगाड़ से आप किसी चले भी गए तो आप अंतर्राष्ट्रीय लिखना शुरू कर दिया आपने। ये कहां तक उचित है? अंतर्राष्ट्रीय की परिभाषा क्या है, राष्ट्रीय की परिभाषा क्या है? ये राष्ट्रीय कवि दिनकर जी थे, दिनकर जी से तुलना कर सकते हैं क्या, जिन्हें कविता की शुद्धता के ज्ञान नहीं है? वो राष्ट्रीय किस तरह से आपको कह सकते हैं? क्या उनका मापदंड है राष्ट्रीय कहने का और क्या अंतर्राष्ट्रीय कहने का? इस पर थोड़ा सा मैं आपसे संक्षेप में चाहूंगा। साहित्य जी, मेरा अपना मानना यह है जी कि कविता में जब ऐसे उपमा आ जाती हैं जो कविता को लांघने की कोशिश करते हैं तो वो व्यक्ति अपने आप में ही विद्रूपता फैला देता है, अपने आप में उपहास का प्रतीक बन जाता है। उपहास का प्रतीक बन जाता है। क्या बात, बहुत अच्छी बात कही आपने। आप कहोगे मैं अंतर्राष्ट्रीय कवि, अरे अंतर्राष्ट्रीय कवि होता क्या है जी भाई? आप जैसे दिनकर जी या गुप्त जी राष्ट्रीय कवि हैं जी, तो जब आप अपने देश में राष्ट्रीय है ना तो अंतर्राष्ट्रीय तो आप वैसे ही हो गए। वैसे ही हो गए। राष्ट्र को कुछ दिया आपने, दिया तो राष्ट्रीय कवि आप कहलाए। जनता ने आपको राष्ट्रीय कवि कहा या किसी सरकारी विभाग से आप घोषित हुए तो भी आपको माना जाए, तभी आप। लेकिन आप स्वयंभू के राष्ट्रीय लिख रहे हैं, गलत है। का विषय है। अब जैसे हमारा पक्षी राष्ट्रीय मोर है, ठीक है ना जी। तो हम ये नहीं है कि अमेरिका में मिलेगा तो उसको अंतर्राष्ट्रीय पक्षी कह देंगे, नहीं बिल्कुल नहीं। क्या क्या रे वाह डॉक्टर साहब, आप मान गए आपको। वो हमारा पक्षी है, बहुत अच्छा। आप उसकी पहचान हर जगह, अमेरिका में हो, कनाडा में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, यूरोप में हो, कहीं भी हो, ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय उतना ही काफी है राष्ट्रीय, उसमें अंतर्राष्ट्रीय पक्षी थोड़ी हो जाएगा। क्या व्याख्या किया आपने, वाकई बहुत अच्छी। इसलिए मैं ये कहना, मेरा ये मानना है कि कवि को जितने उपमाओं से दूर रखा जाए, कविता स्वयं बोलती है, कविता स्वयं बताती है। आपको कहने की जरूरत ही नहीं, आपको जरूरत है ही नहीं कि मैं कवि हूँ, कि मैं अंतर्राष्ट्रीय कवि हूँ, कि मैं व्यंग्यकार हूँ, कि मैं वो हूँ, कि मैं। आप लोगों को, समालोचकों को कहने दो, लेट द पीपल से वो क्या बोलते हैं। इस विषय में मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा डॉक्टर साहब, आपको शायद पता होगी कि मैं पिछले वर्ष जो है भूटान गया था और हिंदी के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी थे और हिंदी के साहित्यिक कार्यक्रम भी थे। वहाँ पर एक कार्यक्रम में मैं विशेष अतिथि के रूप में भी था, तो एक में मैं संचालक के रूप में था और एक में मैं कवि के रूप में था। हमारा 1 हफ्ते हम भूटान में रहे थे। लेकिन कुछ लोगों ने मुझसे ये कहा, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि मुझसे कुछ लोगों ने कहा, मैं उनका नाम नहीं बताना चाहूंगा, कि अब आप बाहर घुमाए हैं तो आप अंतर्राष्ट्रीय क्यों नहीं लिखते? मैंने कहा मैंने आज तक अपने आप को राष्ट्रीय नहीं लिखा। जी जी बिल्कुल सही बात है। चाहे कविता हो सकता है मेरी कहीं को राष्ट्रीय स्तर की हो, लोगों को पसंद आई हो, जी जी, या मेरे राष्ट्र ने, मेरा भारत सरकार ने भी मेरा सम्मान किया है, जी बिल्कुल, हिंदी साहित्य के लिए। लेकिन मैंने कभी नहीं, मैं केवल लिखता हूं कि भारत सरकार से सम्मानित। बिल्कुल। 2004 में हिंदी पखवाड़े पे, हिंदी दिवस पे, 14 सितंबर हिंदी दिवस होता है, 2004 में मुझे भारत सरकार ने सम्मानित किया था, जिसमें अशोक चक्रधर जी, माननीय अशोक चक्रधर जी, पद्मश्री, सुरेंद्र शर्मा जी, अंजुम रहबर, मोहिनी उपाध्याय जी, बड़े बड़े नाम, जिनमें मैं भी था। सौभाग्य है, मां शारदे को नमन करता हूं कि मैं भी था उसमें। एक जगह और मुझे सम्मानित हैदराबाद में किया गया भारत सरकार द्वारा। तो मैंने केवल भारत सरकार से सम्मानित डॉक्टर साहब मैं लिखता हूं, कविता की शुद्धता कुल मिलाकर बरकरार नहीं रखते आज के कवि। आगे बढ़ता हूं आचार्य जी, क्या
आगामी जो पीढ़ी है, जो हमारी, जिनका भविष्य बड़े साहित्यकारों पर टिका हुआ है, हिंदी की, मैं हिंदी की बात कर रहा हूं, केवल और किसी विषय की बात नहीं कर रहा हूं, उनकी नौकरी की, उनकी जॉब की, उनके वैसे फ्यूचर की बात नहीं कर रहा, मैं हिंदी के भविष्य की बात कर रहा हूं कि जिनका हिंदी के प्रति भी अगर उनका भविष्य जुड़ा है तो उनका किसके, कि भाई डॉक्टर साहब से कुछ हमें सीखने को मिलेगा, आचार्य जी से कुछ सीखने को मिलेगा, और बड़े बड़े कवि जो हुए अशोक चक्कर जी से कुछ सीखने को मिलेगा। मैं ज्यादा नाम नहीं गिनाना चाहता, मैं बता रहा हूं कि संक्षेप में आप समझ लें कि इस तरह ऐसे अच्छे साहित्यकारों की तरफ आज की पीढ़ी का युवा देखता है और सुनना चाहता है, अच्छे कवि सम्मेलन सुनना चाहता है, अच्छे शब्दावली सुनना चाहता है आपके मुंह से। बिल्कुल। लेकिन जब वो देखता है कि वहां पर साला साली, गालों की लाली, घरवाली, देताली, ये इस तरह के जब कुटिल, मैं कुटिल कहना चाहता हूं, जी, बिल्कुल। कुटिल और जटिल बल्कि कहना चाहूंगा, आप शब्द शायद आपको ये आप समर्थन करेंगे जी बिल्कुल समर्थन है सर। जी समर्थन। कि ऐसे कुटिल और जटिल तथाकथित कवि अपने आप को साहित्यकार और कवि के रूप में प्रस्तुति देने लगे और सोचे कि बहुत बड़े कवि हैं, हास्य के कवि खुद पर उपहास कराएं, ये कहां तक उचित है हिंदी के भविष्य के लिए और आगामी पीढ़ी के लिए कि हम समाज को क्या दे रहे हैं और इससे समाज क्या सीखेगा। साथ में यह भी बता दें आप दोनों संक्षेप में कि एक एक करके आप दोनों यह भी बता दें कि इसका उपाय क्या है, हिंदी के गिरते हुए स्तर को बचाने के लिए। केवल मैं ही कार्यक्रम करूं शब्दावली दर्पण न्यूज के माध्यम से, आप जैसे विद्वजनों को बुलाकर और विद्वजनों को बुलाकर, कुछ हद तक तो ठीक है, मैं तो आखिरी प्रयास तक करता रहूंगा अपना, लेकिन इस तरह की कुछ बाहर सेमिनार, सभाएं, अच्छे कवियों को आगे बढ़ के आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर काम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या सरकार को भी इसमें संलिप्त होकर, सरकार को इसका संज्ञान लेकर कविता की शुद्धता को बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। केवल हिंदी पखवाड़े पर कवि सम्मेलन कराकर सरकार पीछा नहीं छुड़ा सकती, मेरा यह मानना है। नहीं, सही बात। मैं अपनी तरफ से थोड़ा जवाब भी दे रहा हूं इसमें, लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं कि सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, अच्छे आयोजकों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो कार्यक्रम की गुणवत्ता को पहचाने और अच्छे गुणवत्ता वाले, अच्छे शब्दावली वाले कवियों को बुलाएं। इसके बारे में दोनों मुझे संक्षेप में आप बता दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके इस उद्गार को, और कवियों की जो जुबानी चल रही है उसके ऊपर अपने हृदय के उद्गारों को व्यक्त करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी पीड़ा और जो आपने कहा कि मैं अपने इस मंच के माध्यम से क्या इसको दूर कर पाऊंगा, इसके लिए सरकार को भी और सामाजिक संगठनों को भी, जो कवि सम्मेलन आयोजक हैं करने वाले, उनको भी आगे आना पड़ेगा और वहाँ पर उस मंच के माध्यम से जैसे कहा जाए कि कवि तो वो होता है जो वियोग में तड़प रहा होता है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, जी, निकल कर आहों से चुपचाप बही होगी सरिता अनजान। वो तो कवि होता है। जी जी। अंग्रेजी का कवि जो है वर्ड्सवर्थ भी यही कहते हैं कि पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, पावरफुल फीलिंग्स। हाँ बिल्कुल। जब तक अपने अंदर वो फीलिंग नहीं आए, उस तरह की भाव नहीं आए, कविता फूटेगी नहीं, कविता आएगी नहीं। अब वो अपने पास शब्द भी नहीं है उनके पास, तो शब्दों के माध्यम से इधर उधर से चोरी कर करके और अपने को प्रस्तुत कर रहे हैं। आयोजकों की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों से उस मंच को और उस मंच की सूचिता को बनाए रखने के लिए ऐसे लोगों को दूर रखें उससे। और मैं तो ये भी चाहूँगा सर, इस मंच के माध्यम से सरकार को संदेश भी देना चाहूँगा कि जैसे कभी हम लोग सुना करते थे, पढ़े भी हैं कि हमारे राष्ट्रकवि दिनकर पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी सबक सिखाया करते थे कि जब जब राजनीति लड़खड़ाती है ना, तो साहित्य उसको संबल देता है। जी। कम से कम सही बात। आज के सरकारों को इस बात का
ध्यान देना चाहिए और जितने साहित्यकार हो रहे हैं उच्च कोटि के साहित्यकारों का मनोबल बढ़ाना चाहिए ताकि वो समाज को कुछ नया दे सकें। साथ साथ चलते चलते डॉक्टर साहब जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा यही मानना है कि जो कर्णधार लोग हैं, आयोजक हैं, सरकार है, इनकी महती जिम्मेदारी है। जी। आप जब तक क्वालिटी को प्रोत्साहित नहीं करोगे तब तक क्वांटिटी से कोई फायदा नहीं है। जी। आप 2500 किताबें लिख दो उल्टी सीधी, उससे कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं। एक रामचरितमानस लिख दो, आप कालजयी हो गए। वाह वाह वाह, कालजयी, क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो यही मेरा मानना है और ये कहना भी यही है कि जहाँ जिस पे बन पड़े और जो भी शीर्ष पे लोग बैठे हुए हैं उनकी महती जिम्मेदारी है कि क्वालिटी को, गुणवत्ता को ज़्यादा ध्यान में रखें। और जब हम फूहड़पन पे या जो मजाक है उसमें तालियां बजाएंगे तो ऐसे लोगों का तो बढ़ेगा ही। डॉक्टर साहब आपने कहा कि फूहड़पन पर तालियां बजा सब, बिल्कुल ये विषय को हमने छू लिया। साथ में कहीं ये अछूता न रह जाए, जाते जाते मेरे दिमाग में एक बात और आई और बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपसे कह रहा हूं, बहुत इसका बड़ी संजीदगी के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपसे मैं जवाब चाहूंगा। ये बताइए कि कुछ कवि, कुछ तथाकथित कवि चाटुकारिता और दरबारी कविताएं भी लिख रहे हैं सरकार को खुश करने के लिए, ये कहां तक उचित है? इसका जवाब मुझे चाहिए आपसे। इसका जवाब मैं सिर्फ 2 लाइन में दूंगा जी। तुलसीदास अकबर के दरबारी कवि हुआ करते थे जी, ठीक है ना, और अकबर साहित्य के बड़े शौकीन हुआ करते थे। बिल्कुल। जो भी कविता एक लिखता था वो उस पर एक असर भी फेंकते थे और खुद भी कविता लिखते थे जी। अपने लोगों को बिठा लेते थे जी। तो वो तो लंबी कहानी है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि तुलसीदास जी को उन्होंने बुलाया। तो क्या इनको आज अशरफियां मिल रही हैं सरकार से? थोड़ा ये भी बता दीजिएगा। इनको अशरफियां मिल रही हैं, लेकिन बात वही है कि उस कविता में जान नहीं होती है। जी। अकबर ने कालजयी नहीं हो सकती, कालजयी नहीं हो सकते, सरकार गिर जाएगी, कविता मर जाएगी। बिहारी लाल, मैं यहाँ तक कहूँ, ठीक कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल। बिहारी लाल ने यही तो लिखा था। जयसिंह जो जयपुर के राजा थे जी जी, उनकी नई नई शादी हुई थी जी, पब्लिक भूख से और सूखे से मर रही थी जी, और लोग जो थे ना अशरफी वाले कवि, अरे वाह राजा जी, वाह राजा जी, झूठी बाबा। तब बिहारी दास ने लिखा था जी कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल और अली कली ही सौ बंध्यो, आगे कौन हवाल। जब भमरा कली से ही चुपटा रहेगा तो प्रजा का भगवान ही मालिक है। तो ये संदेश देना, और आज हम बिहारी दास को क्यों याद करते हैं और जो जितने चाटुकारी कवि किसी को नहीं करते। ऐसे ही मैं तुलसीदास पे आता हूँ। तुलसीदास को अकबर ने बुलाया, उन्होंने कहा उनकी तो ख्याति है और समाज पर प्रभाव डाल रहे। बोले आप ऐसा करो जी, संस्कृत मंत्री, एचआरडी मंत्री बन जाओ जी। अकबर ने कहा था कि आप मंत्री बन जाओ और मैं आपको इतना पैसा दूंगा कि आपको ये लंगोटी पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके। उन दिनों अकबर अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी ले गए थे। उस दौर की बात है, आगरा से फतेहपुर सीकरी, उनका बेटा नहीं हुआ था तो चिश्ती की दरगाह के सामने उन्होंने राजधानी बना ली थी। तो मालूम है तुलसीदास ने क्या कहा था? तुलसीदास ने कहा कि महाराज मुझको कहाँ सीकरी सो काम। वो सीकरी से क्या मतलब है? आवत जात पनहिया टूटे, पनहिया हमारी जूती, फटी हुई जूती। आवत जात पनहिया टूटे, बिसर जाए हर नाम। मेरी जो कविता लिखता हूँ भगवान का नाम लेता हूँ वो भी भूल जाएगा। तो मुझे सीकरी से मेरा कोई लेना नहीं है, मैं जहाँ हूँ वहीं खुश हूँ। तो इनकी जिम्मेदारी, त्याग था कवियों के, त्याग था। तो यही है कि लोगों को जो सीट पे बैठे हुए उनको अपनी जिम्मेदारी को महसूस करना होगा और अच्छी चीज को प्रोत्साहन। वाह डॉक्टर साहब, आपने बहुत गजब की बात कही। और आचार्य जी आपने भी कि त्याग था पहले और त्याग बहुत जरूरी है, लेकिन आज त्याग नहीं दिखाई दे रहा है, त्याग की भावना नहीं है, बल्कि केवल अपनी जेब भरने की भावनाएं, अपनी मानदेय हथियाने की भावनाएं, लिफाफा का वजन कितना है उस लिफाफे की तरफ देख रहे हैं, हिंदी के शब्दों की तरफ, हिंदी के शब्दों में कितना वजन है इस वजन की परवाह नहीं, हम लोगों को कितना वजनदार सुना रहे हैं, बल्कि हम आयोजक से कितना वजनदार ले रहे हैं। और आयोजक भी बिना किसी चयन के, बिना किसी हिंदी के लोगों को, अच्छे मनीषी लोगों को बैठाकर कवियों का चयन करता है। यहां तक कि मैं चुनौती देता हूं, हिंदी अकादमी दिल्ली भी बिल्कुल उसके ऊपर भी चर्चा चल रही है लोगों की, बहुत अच्छे अच्छे कवि उसके ऊपर कार्यक्रम कर रहे हैं। वो भी पता नहीं किस मापदंड पर, क्या मानक मानकर, वो किस दृष्टिकोण से वो कवियों का चयन करता है। जी बिल्कुल। ये बड़े अफसोस का विषय है
किस तरह से उपाधियां दी जा रही हैं, बिल्कुल। ये भी बड़े अफसोस का विषय है। सही बात। तो आज का जो विषय हमारा वो आजकल कविता के साथ छल, ये हमारा आज का विषय रहा है। और इसी विषय पर आधारित दो पंक्तियां में चलते चलते जी, कविता के रूप में दो पंक्तियां, एक मुक्तक के रूप में दो जी, जी, पंक्तियां स्वागत है। आचार्य जी और डॉक्टर साहब स्वागत मैं है। दूंगा, शायद आपको अच्छी लगे और इस समाज को, हमारे कार्यक्रम देखने वाले लोगों को अच्छा लगे। जिनके विषय में कह रहा हूं उनको तो कदापि अच्छा नहीं लग सकता, वो हमें लाइक भी नहीं करेंगे, सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे, लेकिन हम उन पर आधारित नहीं, हम अच्छे श्रोताओं और अच्छे दर्शकों पर आधारित हैं। हम सच्चे हैं और सच्चाई के साथ इस तरह के कार्यक्रम चलते रहेंगे। और चलते चलते दो पंक्तियां कि दुख होता है बहुत मुझे जब हिंदी अपमानित होती है। दुख होता है बहुत मुझे जब हिंदी अपमानित होती है। चीर हरण कविता का होता, डॉक्टर साहब, चीर हरण कविता का होता, ये देखकर हिंदी रोती है। और तथा कथित कवियों ने ही कविता को खूब छला है चंचल। तथा कथित कवियों ने ही कविता को खूब छला है चंचल। अरे तुकबंदी पर आधारित झूठी प्रतिस्पर्धा होती है। तुकबंदी होती है। तुकबंदी पर आधारित झूठी प्रतिस्पर्धा होती है। तो इस तरह का चलन ये उचित नहीं है हिंदी साहित्य के लिए, उर्दू साहित्य के लिए, किसी भी साहित्य के लिए। और ये साहित्य चंचल अपने हिंदी साहित्य को, उर्दू साहित्य को, यानी इस लिटरेचर को बचाने के लिए ये आपका साहित्य जो आपके सामने इस चर्चा को लेकर आया है, ऐसे दो विद्वजनों के साथ, बस मेरी ये पीड़ा है, इसलिए मुझे ये चर्चा पर चर्चा करने को विवश होना पड़ा और हिंदी को बचाने के लिए आगे कुछ भी करना पड़ा तो मैं करता रहूंगा, आपके बीच आता रहूंगा। मिलता हूं फिर और नए दो मनुष्यों के साथ अगली कड़ी में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय हिंदी।